नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं मेरे साथी मसरूर आलम। हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया दो धड़ों में बदल चुकी है जंग के लिहाज से। एक तरफ पुतिन और ईरान जैसे, चीन जैसे देश एक तरफ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू, ट्रंप अपने आप को असहाय और कहते नहीं कि हारा हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं। पेरिस में जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ की मीटिंग हुई और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका को बोला गया कि भाई ऐसा है, हम आपकी बात नहीं मान सकते, हम यूक्रेन का जंग में साथ देंगे, उसके बाद से ट्रंप जो है ना वो बौखला गए। मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भैया बहुत हो गया, 90 दिन से समझा समझा के हम लोग थक चुके हैं, अब अमेरिका इस शांति वार्ता से बाहर निकल आएगा और हमें इससे मतलब नहीं है कि यूक्रेन युद्ध में अब क्या होता है। अब यूक्रेन जाने, यूरोप जाने और पुतिन जाने, अब अमेरिका से अपने आप को अलग कर लेगा अगर कुछ दिनों के अंदर ये समझौता नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ मजे की बात देखिए कि ईरान के जो कट्टर दुश्मन माने जाते थे सऊदी अरब वहां 28 साल बाद रक्षा मंत्री पहुंच रहा है, ईरान के साथ मीटिंगें कर रहा है वॉर को लेके। पुतिन के पास जो है वो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास वो पहुंचे हुए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं युद्ध को लेकर। कुल मिला के जो खलबली मची है पूरे दोनों धड़ों पर, दोनों मोर्चों पर, वो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जा रही है। और सबसे ज़्यादा इस समय जो परेशान है वो नेतन्याहू हैं, क्योंकि उनको साथ ही नहीं मिल पा रहा है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप उन्हें डांट रहे हैं कि तुम अगर ईरान पे हमला करोगे तो समझ लो कि तुम्हारी हम सैन्य सहायता बंद कर देंगे। और इधर मोर्चे पे मोर्चे नए नए हथियार ईरान दुनिया के सामने ला रहा है। मसरूर, मैं आपसे पूछूंगा कि ईरान ने अभी पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसे क्या धमाके किए, ऐसी क्या जंग की रणनीतियां बनाई हैं जो इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी साबित हो रही हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले रणनीति ये है कि 28 साल बाद ईरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री आए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है ईरान के लिए, इस हिसाब से कि 28 साल बाद जो देश आपस में काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के दुश्मन थे, उनका रक्षा मंत्री ईरान आया है और वहाँ आयतुल्ला खामनेई राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति और वहाँ के सेना प्रमुख से मुलाकात हुई है। ईरान इस इजराइल हमास युद्ध या यूक्रेन रशिया युद्ध में ईरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और ईरान अभी एक केंद्र बिंदु बन चुका है। मैं रवि अवस्थी जी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी ईरान जो है इस विश्व के धुरी पर बहुत ही ऊपर निकल करके आया है और वो अभी इन दोनों जगह जो युद्ध चल रही है उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, आपको बता दें, ईरान जो है उसने खाड़ी अरब कंट्रीज़ के अंदर पूरा ज़बरदस्त अपना एक परचम लहरा दिया है। उसने क्या किया है, रशिया को शाहिद 136B एक ऐसा ड्रोन दिया है जो टर्बो जेट की रफ्तार से उड़ता है। ठीक है, दूसरा उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं उसमें शाहिद 136B का जो इस्तेमाल है वो रशिया ने लगभग 5 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो ईरान के हथियार हैं उससे रशिया जीत रहा है और रशिया को साफ समझ में आ गया है कि ईरान जो है वो कितना उनके लिए कहते हैं मजबूत एलाई है। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप के संग दुविधा ये है कि वो चाहते हैं कि जंग रुके और मुझे मेरा पैसा वापस मिले। अमेरिका के दिमाग में इस समय सिर्फ पैसा है, वो चाहता है कि तुम्हें मरना हो मरो, लेकिन हमारा अमेरिका का पैसा हमारे पास आना चाहिए। यही वजह है कि मार्क रूबियो पेरिस में गए और कहते हैं एम्यूल मैक्रो से मिले राष्ट्रपति से। वहाँ पर एम्यूल मैक्रो, मार्क रूबियो और स्टीव विटकॉफ कौन है, ट्रंप के विशेष दूत, इन सबकी मीटिंग हुई कल और काफ़ी देर मीटिंग हुई। उसके बाद ये था कि जब मीटिंग होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन नहीं हुई। बाहर आके मार्क रूबियो बोले कि भाई देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब 90 दिन से ज़्यादा का वक्त हमारे पास हम लोग लगा चुके हैं इसके अंदर, ये युद्ध विराम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अब कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो होंगे वो जेलेंस्की होंगे, जिनकी आंख में ट्रंप ना जो है ना कांटों की तरह खटक रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि पुतिन को हर तरीके से फायदा मिल रहा है, ईरान से हथियार मिल रहे हैं, ठीक है, और इधर यूक्रेन की जो जमीन है वहां से जो अमेरिका का जो कहते हैं जमावड़ा था या कहने सैन्य सहायता थी वो कम होती चली जा रही है। और उसमें फंस रहा है यूरोप के वो 27 कहते हैं ना, यू के जो 27 देश हैं उनमें से 25 देश ऐसे हैं जो जेलेंस्की का साथ देने को तैयार हैं। उनमें से भी 15 देश ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन की जमीन से जाके रूस के खिलाफ मोर्चा खोलें। अब ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किसका होगा? ईरान का होगा। और ईरान को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो चीन से आ रहा है, हथियार ईरान बना रहा है, पहुंच रूस रहे हैं और मारा कौन जा रहा है? यूक्रेन। तो कुल मिला के जो हालात हैं वो इतने प्रचंड और भीषण हो गए हैं कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं यूक्रेन की जंग रुकवाऊं या ईरान के ऊपर कहते हैं अटैक कराऊं, और नेतन्याहू को कैसे समझाऊं, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर एकदम बहुत ही क्लियर कट
बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है कि भाई अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं किया तो ये आप मान के चलिए ये आराम से एटम बम बनवाएंगे और वो वहाँ बैठे रहेंगे ट्रम्प जी, और इधर वो धमाके कर देगा आके तेल अवीव पे। तब ऐसे हालात में इजराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में 1,23,00,000 यहूदी हैं, जिसमें से 87 लाख यहूदी अकेले इजराइल में रहते हैं। वहाँ भी 10 से 12% मुस्लिम रहते हैं, जो इजराइल के पक्ष में जाता है कि भाई मुस्लिम, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब खतरा आएगा तो एक तो दरवाजे पे हमास, दूसरा 2200 किलोमीटर दूर ईरान है, तो ऐसे में बचेगा कहाँ? इधर बेरूत लेबनान से दनादन अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर सऊदी अरब भी ईरान के साथ चला जा रहा है तो फिर तो कहते हैं ना कि ये तो नेतन्याहू ट्रम्प के लिए कोड़ में खाद जैसा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, हमास ने इजराइल की उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें इजराइल ने कहा था कि 45 दिन की युद्धबंदी हो और 10 हॉस्टेज को छोड़ा जाए। हमास ने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, हम चाहते हैं कि पूरे तौर से जंगबंदी हो और सारे जितने हॉस्टेज हैं उसे हम छोड़ देंगे। तो मसूद जी, मैं एक चीज़ आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, ये बताइए कि आप तो बहुत दिनों से मिडिल ईस्ट की जो कहते हैं ना पूरी कवरेज को बहुत करीब से देख रहे हो, वहाँ के सेंटीमेंट्स को समझ रहे हो, और आपको क्योंकि अरबी और सारी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप मुझे ये बताइए कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट में क्या भावनाएं हैं, किस तरीके के लोग पॉजिटिव हैं, क्या निगेटिव हैं, और उसका इम्पैक्ट वॉर पर क्या पड़ सकता है? वॉर पे इसका इम्पैक्ट देखिए, दो तरह की भावना होती है। एक तो सरकारी जो ऑफिशियल जो होती है, दूसरा पब्लिक का सेंटीमेंट जो है टोटली ये हमास की तरफ जाता है। हमास की तरफ? हाँ, हमास की तरफ जाता है। ईरान की तरफ भी वो उसमें फिर सेक्ट कहा जाता है, शिया सुन्नी वाला मामला हो जाता है। लेकिन ओवरऑल तो आजकल एक बात आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सकता है ईरान, अगर वो अमेरिका और कहते हैं ना इजराइल को हैंडल कर लेगा, और अभी तो दिख रहा है ऐसा। अगर आप देखें सऊदी अरब तो एक सुन्नी देश हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो तो वहां पहुंचा है, वहां का रक्षा मंत्री 28 साल के बाद, तो ऐसे घूमने तो गया नहीं होगा, वो किसी वजह से गया होगा। और अगर सऊदी अरब वहां गया है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि रशिया का प्रेशर है सऊदी अरब पर। क्योंकि अभी तक जो भी 2 मीटिंग हुई है, आपको बता दें, सबको जानकारी दे दें कि रियाद और जद्दा, ये 2 जगह मीटिंग हुई थी सऊदी अरब में, जहां पर अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के अधिकारी अफसर मिले थे। वहां भी स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के विशेष दूत, ये स्टीव विटकॉफ, आपको मैं बता दूं, हम लोग पिछले 4 दिन से क्यों इनका नाम ले रहे हैं, ये बंदा ऐसा है जो हर मीटिंग में मौजूद है, कोई हो या ना हो, स्टीव विटकॉफ आपको हर जगह नजर आएंगे। वही ईरान से बात कर रहे हैं, वही मॉस्को में जाके पुतिन से बात कर रहे हैं, वही जेलेस्की से बात कर रहे हैं। लेकिन जेलेस्की को स्टीव विटकॉफ का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं इस आदमी को मेरे सामने से हटा दो। ये कभी कहता कि अपने 5 इलाके दे दो रशिया को, तब युद्ध रुकेगा। कभी बोल देते हैं कि आप जंग रोकने, आप अपनी सरकार से इस्तीफा दे दो, आपकी जगह कोई नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, तब युद्ध रुकेगा। तो स्टीव विटकॉफ जो है वो जेलेस्की के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं कि अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं पेरिस में, जो है मार्को रूबियो ने साफ बोल दिया कि भाई हमारी जो वार्ता है वो सफल नहीं रही, इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला है, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए तेहरान में जो परेड कौन सी हो रही है? बड़ा जबरदस्त परेड हुई है, बड़े-बड़े तरह के हथियार निकाले, मिलिट्री डे मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी परेड हुई है जहां उन्होंने अपनी ताकत की पूरी नुमाइश की है। और वहां एक ऐसे वक्त में जबकि एक कट्टर दुश्मन देश सऊदी अरब से उनकी दुश्मनी थी, और 28 साल बाद सऊदी अरब के कोई रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, ऐसे मौके पे वहां एक बड़ी परेड हो रही है, ये बड़ी बात है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये परेड वाली बात बताइए, ये सालाना उनकी परेड होती है, और ये 19 तारीख यानी कि 19 अप्रैल को जो एक मीटिंग होने जा रही है, इटली के रोम में। किसकी मीटिंग होने जा रही है? ईरान और अमेरिका की। धरती किसकी है? मेलोनी की। वहां पे ये एक शांति वार्ता की, या कहते हैं परमाणु समझौते को लेकर। मैं बता दूं, हाँ, जहां जिस जगह मीटिंग होने वाली है 19 तारीख को कल, वो मेलोनी सऊदी, ये वहां अमेरिका गई हुई है। बताइए आप, ट्रंप से मिलने के लिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, कहते हैं ना कि जो परमाणु जो समझौते को लेकर वार्ता इटली में होने वाली है, उसकी जो राष्ट्रपति हैं वो मेलोनी जो है वो वहां पर हैं। आप जो मेरे पीछे विजुअल्स देख रहे हैं, इसमें देखिए विदेश मंत्री ईरान के पुतिन बैठे हुए साथ साथ। सारी बातें हो चुकी क्लियर कि अगर मेरे ऊपर अटैक होगा क्या होगा। ये कौन है? दिमित्री मित्रदेव ने पता क्या बोला है? बोला है कि भाई ये याद रखना, यूक्रेन की तरफ से अगर एक भी यूरोपीय देश लड़ेगा तो उसके हर सैनिक को हम ताबूत में भरकर वापस उसको भेज देंगे। सीधी धमकी, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा उन्होंने बोला है कि याद रखो। जी मैं बताऊं, हाँ, इनका रुख जो है और सख्त है यूक्रेन को लेकर के, ज़ेलेंस्की को लेकर के और सख्त है। और कई बार इनका बयान आ चुका है कि यूरोप के देश या नेटो के देश अगर हमारे खिलाफ आते हैं तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं सब। और अभी हालिया बयान जो आपने अभी बताया कि वो कह रहे हैं कि उनके लिए हम कब्रिस्तान बना देंगे।
आप स्थिति ये समझ लो कि यूक्रेन को वैसी कब्रिस्तान बना रखा है और यूरोप के जो सैनिक लड़ने को तैयार है उनके लिए ताबूत तैयार कर रखे हैं रशिया ने पहले से। उसने कहा कि जो 15 देश कह रहे हैं कि साहब हम रशिया के खिलाफ जाके यूक्रेन की जमीन से युद्ध करेंगे, उनके लिए, उनके सैनिकों के लिए ताबूत तैयार है। अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान के जो हथियार हैं वो रशिया बम्पर पैमाने पे यूज कर रहा है। इसमें 2 हथियार ऐसे हैं जिसको रशिया बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसमें एक सबसे नया आया है बावर 373। ये कहते हैं ना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको बताया जा रहा है कि वो S-400 और पैट्रियट जो अमेरिका का है उसकी टक्कर उससे भी अच्छा बताया जा रहा है। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ये अमेरिका के जो स्टेल्थ विमान है F-35 उसको भी मार सकता है। मतलब आप समझिए बावर 373 ईरान का एक ऐसा धांसू एयर डिफेंस सामने आया है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये आराम से B-2 बॉम्बर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, वो आराम से कहते हैं ना गाइडेड मिसाइलों को भी मार सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वॉर किस लेवल पे जा रही है। और आपने ये तो प्रूव हो चुका है कि जो ड्रोन है ईरान के, वो हर तरीके से जंग पर हावी हो चुके हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि अगर ईरान को जरूरत पड़ती है मुस्लिम वर्ल्ड की तो उसका साथ कौन कौन से देश देंगे? अगर कठिन वक्त आ जाता है, मान लो ट्रंप उस पर अटैक कर देते हैं, नेतन्याहू इधर से जेट भेज देते हैं, तो क्या स्थिति होगी? देखिए, मुस्लिम देश ऐसे कोई खास अभी तो सामने नहीं आए हैं जो सीधे तौर से उनका साथ दे सके। लेकिन यह है कि ईरान ने जो अपने वहाँ उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो बनाए रखा है, जैसे हुती है, वो हमास के पे जब से इजराइल ने अटैक किया उसने भी इजराइल पे अटैक करना शुरू किया। तो हुती है या इस तरह के और दूसरे संगठन है, वो ईरान के साथ खुल करके सामने आएंगे। लेकिन बैकअप जो है ईरान को कई देशों से मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि जो सीधा युद्ध हो रहा है उसमें कई देश शामिल ही नहीं है। अगर आप रूस यूक्रेन जंग देखेंगे तो जेलेस्की को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 52 देशों का साथ मिल रहा है। नेटो तो है ही, इसके अलावा लुके छुपे पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो उसको मिल रहा है। अभी जो रशियन टीवी है उसने एक क्लेम किया है कि यूक्रेन की जमीन से अभी करीब 30 नेटो देशों के जो सैनिक हैं, जो भाड़े के जिन्हें सैनिक बोला जा रहा है, वो रशिया पे अटैक कर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार ने दावा किया है कि भैया तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्योंकि आप देखिए चीन, उत्तर कोरिया दबा के अपने सैनिकों को वहां भेज रहे हैं। अभी 150 सैनिक तो अकेले चीन के पकड़े गए, और वो भी भर्ती किससे हुई? मजे की बात देखिए, ट्रंप ने जिस टिकटॉक को बैन किया उसी टिकटॉक से पुतिन ने चीन के सैनिकों को अपने यहां भर्ती कर लिया और लड़ने के लिए भी भेज दिया। आप समझो टिकटॉक तक इस्तेमाल कर लिया है पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की स्थिति कितनी बेजारी है। इधर उन्होंने टैरिफ लगा के अपने कहते हैं पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, यूरोप को दुश्मन बना लिया। पुतिन के ऊपर टैरिफ लग ही नहीं सकता, वो ऐसा कोई काम करते नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर जो फायदा मिल रहा है वो पुतिन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहा है। और हथियारों की जो खपत है वो बहुत सारी जो है वो ईरान की तरफ से मिल रही है। एक चीज आपको और बताएं, आजकल हम लोग देख रहे हैं ना सोने के दाम धनाधन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा दावा किया गया एक रिपोर्ट में कि ईरान ने अपने कुल धन का, यानी कि जो उसके पास एसेट है उसका करीब 20% पैसा सिर्फ सोना खरीदने में लगा दिया है। यानी कि बुरे वक्त में ही आदमी सोना इकट्ठा करता है, तो ईरान ने उसकी तैयारी पहले ही कर ली और सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि सोने के दाम अभी और बढ़ें। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ईरान, चलिए मान लिया उसमें मिसाइल में और ड्रोन में बहुत तेज है, लेकिन ड्रोन और मिसाइल से ही जीतना संभव है इस युद्ध को? जमीन, क्योंकि असली तो जो लड़ाई होती है वो तो जमीन पे होती है। बात सही आप कह रहे हैं। उससे पहले जो कूटनीतिक लड़ाई है उसमें ईरान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। देख रहे होंगे आप कि ईरान एक तरफ रशिया का फुल सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, पीछे से चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 2 बड़े सुपर पावर का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है। इस वजह से ट्रंप का आप देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले जो रुख था उसमें नरमी आई है और जाकर के वो न्यूक्लियर डील पे बातचीत करने का ऑफर भी दिया और फिर बातचीत चल रही है, दूसरे दौर की बात होने वाली है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और इसमें चीज़ें जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो इजराइल है, इजराइल इस समय इसलिए थोड़ा शांत बैठा हुआ है क्योंकि उसके घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बवाल पैदा हो गया है। बिन शेट, सिनबेद, ये सब लोग आपस में एक दूसरे को ना ब्लेम कर रहे हैं। कुछ कह रहा है कि भाई हम अब लड़ाई में आगे नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं जो हर हालत में कह रहे हैं कि हमें 1 मई से पहले ईरान पर अटैक कर लेने दो। अगर 1 मई से पहले हमने ईरान पर अटैक नहीं किया तो यह आप मान के चलिए कि ईरान को एटम बम बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि ईरान के से जुड़े हुए कई विशेषज्ञों का दावा है कि 12 एटम बम का हिसाब किताब उसने बना रखा है और 5 एटम बम तो होंगे उसके आसपास। यानी कि ऐसी लड़ाई में कुछ भी संभव है। आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं, अभी ईरान में ना भूकंप आए थे 2 महीने पहले और बोले थे वो धरती हिल गई और भूकंप आया, लेकिन उसका जब ऊपर का हिसाब किताब चेक किया IAEA ने
अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु एजेंसी है, तो उसको पता चला कि जिस इलाके में भयंकर भूकंप जैसी बातें बोली जा रही थी 4.5 या 5.0 की, वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा था, यानी कि विकिरण था, यानी कि कोई परमाणु टेस्ट हुआ है और उसको छुपाया गया है ईरान की तरफ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 2 मोर्चों पे पुतिन जो है वो मजबूत हो गए हैं, एक ईरान के मोर्चे पे, दूसरे यूक्रेन के मोर्चे पे, और जो ट्रंप है जो सुपर पावर समझते थे अमेरिका को, वो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया है। तो मेरा ये कहना है कि आज हम इसको यहीं पे अभी विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं, और हम मसरूर कल आपको फिर बताएंगे कि अगला जो मोर्चा है अमेरिका के लिए, नेतन्याहू के लिए, पुतिन के लिए और ईरान के लिए, वो कितना ज़्यादा वास्ट होने वाला है, कितने बड़े इलाके में भी जंग फैलने वाली है, इसमें अब कोई शक नहीं है। बिल्कुल।